हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निशा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अपनी स्वरचित कहानी शादी का पहला सावन। तो चलिए मेरे साथ शादी के पहले सावन के इस पहले एहसास में डूबने के लिए। शादी का पहला सावन। अरे, आज इतनी जल्दी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? कॉलेज जा रही हूँ मम्मी, आज थोड़ा जल्दी जाना है। वो लाइब्रेरी में एक बुक रिटर्न करनी है क्योंकि आज मेरे लेक्चर्स 3 बजे तक हैं और 3 बजे तक लाइब्रेरी बंद हो जाती है। अच्छा सुन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज तू कॉलेज ना जाए? नहीं मम्मी, आज तो मेरा बहुत ज़रूरी लेक्चर है। प्लीज़ बेटा, आज मत जा। तेरे उस ज़रूरी लेक्चर से भी कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम तेरे लिए आज घर पर है। अच्छा, घर पर ऐसा भला मेरे लिए क्या ज़रूरी काम है आज? ओह, मैं समझ गई। ज़रूर आज मीना मौसी आ रही हैं, है ना? और ना आपको उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाने हैं जिसमें कि आपको मेरी मदद चाहिए। बोलो ना मम्मी, यही बात है ना? नहीं। अच्छा, तो फिर पक्का राधा भाभी आ रही होंगी और मुझे उनका मुन्ना संभालना है क्योंकि वो आपको स्वेटर की कोई नई डिज़ाइन सिखाने वाली हैं। सही बताया ना मैंने? क्या मम्मी, अब बताओ भी ना क्या बात है। और वैसे भी मैं तुम्हारी वजह से पहले से ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। बताना है तो जल्दी से बताओ, वरना मैं तो चली। अरे, कहाँ चली बिटिया? मम्मी ने उसकी चोटी खींचते हुए कहा। आपसे कितनी बार कहा है मम्मी कि मेरी चोटी मत खींचा करो। लो, अब हो गए ना बाल खराब। अच्छा मैडम जी, अब क्या आप चुपचाप मेरे साथ किचन में चलकर मेरा हाथ बटाने की महान कृपा करेंगी? क्या हुआ बिटिया, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? देखिए ना पापा, मम्मी मुझे कॉलेज भी नहीं जाने दे रही और साफ साफ बता भी नहीं रही कि आखिर बात क्या है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, ज़रा मेरे पास आकर बैठो, मैं बता देता हूँ अपनी बिटिया रानी को सारी बात। बिंदिया अपने पापा के पास सोफे पर आकर बैठ गई। बेटा, वो बात दरअसल ये है कि आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लड़के वाले? हाँ बेटा, लड़के वाले। ये क्या बात हुई पापा? ना मुझसे पूछा, ना बताया और ऐसे अचानक ही? तभी तो बता रहे हैं बेटा। और रही बात पूछने की, तो लड़का जब तुम्हें खूब पसंद होगा तभी हम उन लोगों से कोई बात आगे बढ़ाएंगे। और बेटा, इस बात के लिए तुम निश्चिंत रहो, तुमसे पूछे बिना तो हम वैसे भी कोई फैसला नहीं लेंगे। बेटा, बड़े ही भले लोग हैं। मैं खुद उन लोगों से तेरी कानपुर वाली बेनू दीदी की शादी में मिल चुका हूँ। लड़का फौज में है। फौज में है? हाँ बेटा। क्यों, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? ना पापा, मुझे एक फौजी से तो शादी नहीं करनी। कभी छुट्टी नहीं मिलती तो कभी फ़ोन नहीं मिलता और आए दिन इन शहीदों की खबरें सुन सुनकर डरते रहो, बस न्यूज़ सुनते रहो। है ना मेरी एक सहेली का पति फौज में। सॉरी पापा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली एक फौजी के साथ शादी। बेटा, तुम एक बार उस लड़के से मिल तो लो, और अगर उसके बाद भी तुम्हारा फैसला यही रहा तो बेटा हम तुमसे ज़बरदस्ती तो करेंगे नहीं। बेटी के सिर पर प्यार भरा हाथ फेरकर शर्मा जी कमरे से बाहर निकल जाते हैं। हल्के आसमानी रंग की साड़ी में आज बिंदिया का रूप कई गुना निखर गया था। जब बिंदिया ने लड़के वालों के सामने चाय की तश्तरी रखते हुए मुस्कुराकर उन सबका अभिवादन किया तो लगा मानो आसमानी चादर ओढ़कर चांद हौले हौले से मुस्कुरा रहा हो। आओ बेटा, यहाँ मेरे पास आकर बैठो, लड़के की माँ ने बिंदिया को बैठने का इशारा करते हुए कहा। कुछ औपचारिक बातों के बाद तय हुआ कि अब कुछ देर लड़का और लड़की अकेले में एक दूसरे से बातचीत करेंगे। आपका नाम बहुत सुंदर है बिंदिया, और आपने ये जो अपने माथे पर सितारे की बिंदिया लगा रखी है ना, वो भी बहुत सुंदर है। जी शुक्रिया। वैसे एक सच और बताऊं? जी बताइए। एक और भी है कोई जो इन दोनों से भी ज़्यादा सुंदर है। कौन? आप सच में बहुत सुंदर हैं और आपके होठों के नीचे जो ये काला तिल है ना। इतना सुनते ही बिंदिया अपने होठों के नीचे तिल पर हाथ रखकर शर्माते हुए मुस्कुराने लगी और उस लड़के ने अपनी बात को बीच में ही रोक लिया। अच्छा जी, अब आपको मेरे बारे में जो कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकती हैं। मैं इंटरव्यू के लिए बिल्कुल तैयार हूँ जनाब। क्या मैं भी एक सच बताऊँ आपको? जी ज़रूर बताइए। वैसे भी झूठ सुनना ज़रा कम ही पसंद करता हूँ मैं। मुझे ना एक फ़ौजी से शादी नहीं करनी। अच्छा जी,
कोई बात नहीं, मगर क्या मैं इस नाइंसाफी का कारण जान सकता हूँ? बहुत डर लगता है, आए दिन शहादत के किस्से जो सुनती रहती हूँ। देखो बिंदिया, शादी करना या ना करना ये पूरी तरह से तुम्हारी इच्छा पर ही निर्भर करता है, और इसके लिए मैं तुमसे कुछ ज़्यादा कहूँगा भी नहीं। मेरी तरफ से ये फैसला लेने के लिए तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो, मगर मैं तुम्हारी कही हुई बात का बस थोड़ा सा स्पष्टीकरण ज़रूर देना चाहता हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। जी बिल्कुल, कहिए ना। बिंदिया, जो तुमने कहा कि डर लगता है, तो हाँ, मैं तुम्हारी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि एक फौजी को डर नहीं लगता, जो सीमा पर अपने देश की सुरक्षा की खातिर खड़ा रहता है और उसे खुद भी पता नहीं होता कि दुश्मन की किस गोली पर उसका नाम लिखा है? डर तो बिंदिया उसे भी लगता है, मगर ये जो हमारे देश प्रेम का जज्बा है ना, वो उस डर से कहीं अधिक बड़ा होता है। और रही बात मरने की, तो मौत तो वैसे भी आनी है। अगर हमारी मौत ऊपर वाले ने आधी उम्र में तय कर दी है तो मरना निश्चित है, फिर चाहे वजह बीमारी बने या कोई दुर्घटना। लेकिन किसी बीमारी या दुर्घटना में मरने से कोई अमर नहीं होता है बिंदिया, लेकिन जब एक शहीद की शहादत होती है तो वो जरूर अमर हो जाता है। हमारी मातृभूमि के लिए दिया गया उसका बलिदान उसे हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देता है। तुम्हें पता है बिंदिया, जितने गौरव की बात है एक फौजी होना, उतनी ही गौरव की बात एक फौजी का परिवार होना भी है। और अपने देश की इस तरह से सेवा करने का मौका हर किसी को नसीब नहीं होता है। ये सिर्फ कुछ किस्मत वालों के हाथों की लकीरों में ही होता है। ये कहकर उस लड़के के चेहरे पर एक गर्व से भरी हुई मुस्कान बिखर गई। रात को जब मम्मी पापा ने इस रिश्ते के बारे में बिंदिया से उसकी राय पूछी, तो बिंदिया का जवाब हाँ में था। पूरा घर मंगल गीतों से गूंज रहा था। बिंदिया की सास ने बड़े ही प्यार से अपनी नई नवेली बहू बिंदिया और अपने बेटे सुबोध का गृह प्रवेश करवाया। पूजा पाठ में पूरे 2 दिन बीत गए। आज दोपहर ये सुबोध और बिंदिया परिवार सहित अपनी कुल देवी को पूजकर घर लौटे थे। जैसे जैसे रात नजदीक आ रही थी, सुबोध की खुशी और बिंदिया की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। और फिर वो समय भी आ गया जिसका इंतजार हर नवविवाहित जोड़े को बड़ी ही बेसब्री से रहता है। आज तो तुम और भी सुंदर लग रही हो। जब तुम्हें पहली बार देखा था उस दिन से भी ज्यादा सुंदर। सच में तुम पर आसमानी रंग बहुत खिलता है, इसलिए मैं देखो तुम्हारे लिए ये आसमानी रंग की चूड़ियां लाया हूँ। ये तो बहुत सुंदर हैं। तुम्हें पसंद आई? कहकर बिंदिया ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अच्छा तो जरा मेरे पास तो आओ। इतनी दूर क्यों बैठी हो? दूर कहाँ, पास ही तो हूँ। कहाँ पास हो भला? इसे भी कोई पास बैठना कहते हैं? अच्छा जी, तो फिर किसे कहते हैं पास बैठना? रुको अभी बताता हूँ। इतना कहकर सुबोध ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और बिंदिया को अपनी बाहों में भरकर बेतहाशा चूमने लगा। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे और इसे कहते हैं पास बैठना। सारी रात नवजीवन के नवीन सपनों में विचरण करते हुए समय कब बीत गया, दोनों में से किसी को भी पता नहीं चला। बिंदिया ने बहुत ही कम समय में अपने सास ससुर का दिल जीत लिया था और बिंदिया की सास भी उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही लाड़ किया करती थी। बिंदिया जी कहिए। कल मेरी छुट्टी खत्म हो रही है, अब मुझे जाना पड़ेगा। अरे तुम तो रोने लगी। अरे पगली, मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। होली में बस 2 महीने ही तो बचे हैं। मैं होली पर फिर आ जाऊंगा ना छुट्टी लेकर। बेटा सब सामान ठीक से रख लिया ना? हाँ माँ, सब रख लिया है। अब कब आएगा तू बेटा? तेरे जाने से बहू भी अकेली हो जाएगी। माँ होली पर कोशिश करूँगा। अच्छा चलता हूँ। जा अंदर जाकर बहू से तो मिल ले। यार तुम फिर से रोने लगी। अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो मैं भला कैसे जा पाऊँगा तुम्हें छोड़कर? नहीं नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ। अपने गालों पर ढुलकते हुए आंसुओं की बूंदों को पोंछते हुए बिंदिया ने कहा, एक बार गले से तो लग जाओ। हाँ ये हुई ना बात मेरी बहादुर फौजन बीवी। आज पूरा 1 महीना बीत गया था सुबोध को गए हुए। वैसे तो फोन पर बिंदिया की बात अक्सर हो जाया करती थी, मगर श्रीनगर में नेटवर्क की समस्या के चलते कई बार बात आधे में ही कट भी जाया करती थी। आज सुबह से तेरे ससुर जी को बहुत चक्कर आ रहे हैं। पता नहीं रक्तचाप बढ़ गया है उनका कि कुछ और परेशानी है। ठीक से बताते भी तो नहीं है ना। माँ जी, मैं अभी पिताजी का बीपी नाप देती हूँ। अच्छा बेटा, नाप दे ज़रा।
माँ जी बीपी तो ठीक है पिताजी का, बीपी की मशीन हटाते हुए बिंदिया ने अपनी सास से कहा। कुछ देर बाद धम्म की आवाज़ सुनकर बिंदिया आंगन में दौड़ती हुई जाती है और देखती है कि उसके ससुर जी वहाँ जमीन पर गिरे पड़े हैं। बिंदिया अपनी सास को चिल्ला कर बुलाती है, माँ जी, माँ जी। दोनों सास बहू सहारा देकर शर्मा जी को उठाते हैं तथा इसके बाद बिंदिया ऑटो बुलाकर अपने ससुर जी को अपनी सास के साथ अस्पताल ले जाती है। देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है, शायद कमजोरी के चलते ही उन्हें चक्कर आ गया था। बाकी मैंने कुछ टेस्ट लिख दिए हैं, आप लोग करा लीजिएगा। बाकी मैं रिपोर्ट देखकर ही कुछ और बता पाऊंगा। ये कुछ दवाएं हैं, आप मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, बाकी चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? बिंदिया ने डॉक्टर साहब के हाथ से दवाई का पर्चा लेते हुए पूछा। नहीं बेटा, और फिर जिसके पास इतनी समझदार और जिम्मेदार बहू हो उसे किस बात की चिंता? ये कहकर डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। बिंदिया की सास ने बिंदिया को बड़ी ही ममता के साथ अपने गले से लगा लिया। हेलो, हाँ बिंदिया, पिताजी की तबीयत अब कैसी है? पिताजी अब बिल्कुल ठीक हैं और उनकी रिपोर्ट्स भी सब नॉर्मल आई हैं। लीजिए, माँ जी से बात करिए। हेलो, हाँ बेटा, तेरे पिताजी अब बिल्कुल ठीक हैं। तेरा तो 3-4 दिन से फ़ोन ही नहीं आया और हम मिला रहे थे तो इधर से मिल भी नहीं रहा था। हाँ माँ, वो कुछ इशू था, मैं बस एक ऑपरेशन में बिज़ी था। बस अभी अभी आया तो देखा कि फ़ोन में बिंदिया का मैसेज पड़ा था। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, तू अपना ख्याल रख। ले, अपने पिताजी से बात कर ले। हाँ पिताजी, चरण स्पर्श। खुश रहो बेटा। अब कैसी तबीयत है आपकी? बस बढ़िया। अरे ये तेरी बीवी है ना, बहुत ख्याल रखती है हमारा। सच बेटा, हम तो धन्य हो गए ऐसी अच्छी और पढ़ी लिखी बहू पाकर। इतना कहकर बिंदिया के ससुर जी ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ बिंदिया के सिर पर रख दिया। अरे बहू, सुबोध ने आने के बारे में कुछ बताया क्या? उसे छुट्टी मिली या नहीं? अब होली के तो बस 10 ही दिन बचे हैं। नहीं माँ जी, मेरी तो इस बारे में उनसे कोई बात नहीं हुई। अच्छा। हेलो हेलो, कैसी हो फौजन बीवी? ठीक हूँ, आप बताओ, आप कैसे हो? हम तो बस तड़प तड़प के दिन गिन रहे हैं कि जल्दी से शनिवार आए और हम होली के सुंदर रंग अपनी सुंदर सी बिंदिया के सुंदर से गालों पर मल पाएं। शनिवार? बिंदिया ने चहकते हुए कहा। आपकी छुट्टी मंजूर हो गई? हाँ, वो तो होनी ही थी। अरे भाई, हमने कहा कि हमारी बिंदिया रानी बड़ी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रही है। फिर क्या था, साहब भी पिघल गए और दे दी छुट्टी कि जाओ और जाकर खुश करो अपनी बिंदिया रानी को। हट। अरे सच में यार, आप तो बस बातें बनाने में माहिर हैं। अरे हम और भी बहुत से कामों में माहिर हैं, कभी मौका तो दें सेवा का। हट। अरे ये क्या हट हट की रट लगा रखी है? अच्छा चलो, मैं फ़ोन रखता हूँ, जाना पड़ेगा। बाय बाय। सुनिए। कहिए। कुछ नहीं। अरे जल्दी बोलो ना, जाना है। आई लव यू। हाय, आई लव यू जान। बाय बाय। बहू, कल तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था इनके पास, तुम्हें लेवाने आने के लिए पूछ रहे थे। वो बेटा, पहली होली तो मायके की ही होती है ना? जी माँ जी। तू ऐसा कर, होली के 2 या 3 दिन पहले चली जा और होली वाले दिन ही शाम को सुबोध तुझे लेने आ जाएगा। अब वो इतनी दूर से तेरे साथ ही तो होली मनाने आ रहा है ना? इतना कहकर बिंदिया की सास मुस्कुरा दी और बिंदिया ने शर्म से अपनी नजरें झुका लीं। मम्मी, मम्मी, आ गई मेरी लाडो। बेटा, तेरी बहुत याद आती है और मैं तो फिर भी अपने मन को समझा लेती हूँ, पर तेरे पापा बहुत रोते हैं तुझे याद कर करके। बिंदिया की मम्मी ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मम्मी, मुझे भी बहुत याद आती है आप दोनों की। इतना कहकर बिंदिया सुबकने लगी। और बता बिटिया कि तेरे सास ससुर कैसे हैं? सुबोध जी कैसे हैं? मम्मी, सब लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। तेरे मुंह से ये बात सुनकर चैन पड़ा बिटिया। हेलो हेलो, कैसी हो? बढ़िया, बस दिन गिन रही हूँ। परसों आप आ रहे हैं ना? यार बिंदिया, वो एक प्रॉब्लम हो गई है। मुझे पहले ही पता था कि आप सिर्फ बातें बना रहे हैं। जाइए, अब मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। अरे पहले मेरी बात तो सुनो। पहले ही शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? मुझे पता है। क्या पता है? यही कि आपकी छुट्टी कैंसिल हो गई है। नहीं भाई, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, पर यार वो मेरे साथ का ही एक बंदा है, उसकी माताजी का देहांत हो गया है और वो अपने परिवार का इकलौता बेटा है। छुट्टी हम दोनों में से किसी एक को ही मिल सकती है बस।
अब तुम ही बताओ बिंदिया, मुझे अपनी छुट्टी कैंसिल करनी चाहिए या कंटिन्यू? बोलो बोलो, तुम जो भी कहोगे मुझे मंजूर होगा। नहीं, आप कैंसिल करवा दीजिए अपनी छुट्टी, उसका जाना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा सुनिए। हाँ जी कहिए। सावन में तो पक्का आएंगे ना? अरे ये भी कोई कहने की बात हुई भला? सावन में हम पक्का आएंगे और अपने हाथों से हरी हरी चूड़ियाँ आपको पहनाएंगे, झूला भी झुलाएंगे। हाँ एक और बात। वो क्या? वो ये कि आपके साथ प्रेम की पींगे भी बढ़ाएंगे। अच्छा जी। बिंदिया नम आंखों से हंसने लगती है। चलो इस बहाने तुम हंसी तो सही। हंसती रहा करो बिंदिया, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरी जान, और वैसे भी तुम हंसती हुई ही अच्छी लगती हो। अच्छा जी। हेलो हेलो हेलो। शायद नेटवर्क इशू है फिर से, ये कहकर बिंदिया ने फ़ोन काट दिया। आज बिंदिया को अपने मायके से लौटकर आए हुए पूरे 4 महीने हो गए। इस बीच बस सुबोध से फ़ोन पर ही बात होती रही, कभी कुछ खट्टी तो कभी कुछ मीठी, कुछ प्रेम भरी तो कुछ गम की। कभी कभी छोटे मोटे झगड़े भी हुए, मगर इन सब के बीच एक चीज़ जो निरंतर इन दोनों के ही मन में चलती रही, वो थी इंतज़ार। इंतज़ार सावन का, शादी के बाद के पहले सावन का। अरे भाभी आओ, आपके हाथों में मेहंदी लगा दूं, पड़ोस की सरिता ने बिंदिया से कहा। हाँ बिटिया लगा दे मेहंदी, मेरी बहू का ये शादी के बाद का पहला सावन है। खूब भर भर हाथ लगा दे, और सुन खूब सुंदर छापा भी उकेरना। जी बिल्कुल आंटी जी, भाभी के हाथों में तो इतनी सुंदर मेहंदी लगाऊंगी ना कि भैया तो बस भाभी की मेहंदी से अपनी नजर ही ना हटा पाएंगे। ये कहकर खिलखिलाकर हंस पड़ी सरिता, और बिंदिया शर्म से लाल हो गई। अरे वाह बहू, मेहंदी तो बहुत सुंदर रची है तेरे हाथों में, देख ले मेरा बेटा कितना प्यार करता है तुझे। अच्छा ये ले, मैं तेरे लिए बाजार से नई चूड़ियां लाई हूँ, ले पहन ले ये चूड़ियां। चूड़ियां देखते ही बिंदिया को सुबोध की कही हुई वो हरी हरी चूड़ियों वाली बात याद आ गई, और वो चूड़ियों का डब्बा लेकर अंदर कमरे में चली गई। बिंदिया ने फटाफट चूड़ियां पहनी और फिर सुबोध को फोन मिलाया। 2-4 बार घंटी बजकर फोन अपने आप कट गया। शाम को सुबोध का फोन आया। हेलो। हाँ हेलो बेटा, कैसे हो? हाँ माँ, चरण स्पर्श, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ बेटा मैं भी ठीक हूँ, बस अब तो तेरा ही इंतज़ार है, बहुत दिन हो गए बेटा, अब बस जल्दी से आजा, बहू भी तेरे आने की राह देख रही है। बेटा ये ले, बहू से बात कर ले। हाँ कैसे हैं आप? बस बढ़िया, अपनी बताओ। मैं भी अच्छी हूँ। इधर उधर की बातों के बाद सुबोध ने फ़ोन रख दिया, मगर आने के बारे में कोई भी बात नहीं की। बिंदिया समझ चुकी थी कि इस बार भी ज़रूर छुट्टी मिलने में कुछ दिक्कत हो गई है। जैसे जैसे सावन आने के दिन नज़दीक आ रहे थे, बिंदिया की बेसब्री और इंतज़ार अब उदासी में बदलते जा रहे थे। इस बीच 2 या 4 बार सुबोध से बात भी हुई, मगर ना तो सुबोध ने ही आने के बारे में कुछ कहा और ना ही बिंदिया ने ही अपनी तरफ से कुछ पूछा। नमस्ते भाभी, कैसी हो? बस मैं ठीक हूँ, आओ सरिता दीदी बैठो। अरे भाभी, मैं वो बाजार जा रही थी और कल से सावन भी शुरू हो रहे हैं, तो सोचा कि भाभी से पूछती चलूं कि आपको बाजार से कोई सामान तो नहीं मंगवाना। नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ भाभी, आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या भैया को छुट्टी नहीं मिली? पता नहीं। इतना कहकर रोती हुई बिंदिया अंदर कमरे की ओर भाग गई और अंदर कमरे में पलंग पर धम्म से पड़कर रोई, बहुत रोई। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक किसी के स्नेह भरे स्पर्श को पाकर बिंदिया चौंक कर उठ गई, मगर जब उसने सामने देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसे लगा कि ये शायद उसका वहम था। तभी किसी ने पीछे से उसकी दोनों आंखों को अपने हाथों से ढक लिया। कौन कौन है? इतनी जल्दी अपने फौजी पति को भूल गई मेरी फौजन बीवी? आप कब आए? अपनी आंखों से सुबोध के हाथों को हटाते हुए बिंदिया ने पीछे मुड़ते हुए पूछा, और सुबोध कुछ कह पाता इससे पहले ही बिंदिया सुबोध के सीने से लिपट कर रोने लगी। अरे अब तो मैं आ गया, अब क्यों रो रही है पगली? अब रोने का नहीं, प्रेम की पींगे बढ़ाने का समय है। और ये सुनकर बिंदिया ने शर्मा कर सुबोध के चेहरे की तरफ देखा और फिर कस कर उसके सीने से लिपट गई, मगर इस बार उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि प्रेम की फुहार फूट रही थी। अगले दिन सुबोध की लाई हुई हरी हरी चूड़ियां पहनकर बिंदिया सुबह सुबह ही सज संवर कर तैयार हो गई। बेटा सुबोध,
देख मौसम खराब हो रहा है, कैसे काले काले बादल आ रहे हैं। जा बेटा, जल्दी से जाकर बहू को बाजार से सावन की खरीदारी करा ला, और फिर कल तुझे बहू को उसके पीहर भी तो लेकर जाना है। घर से निकलकर कुछ दूर ही चले थे कि घनघोर घटाओं ने इन दोनों प्रेम के पंछियों को घेर लिया। बादल कुछ ऐसा झूमकर बरसे कि विद्या और सुबोध को तर बतर कर गए। सुबोध का हाथ पकड़कर भागती विद्या कभी सुबोध को देखकर शर्माती तो कभी खिलखिलाती, और सुबोध तो बस मगन होकर गीत ही गाने लग गया कि आया सावन हो झूम के, कि आया सावन झूम के। बिंदिया की शादी के बाद का ये पहला बेहद यादगार सावन शायद बिंदिया कभी नहीं भूल पाएगी, कभी भी नहीं। आप सुन रहे थे निशा शर्मा की आवाज़ में उनकी स्वरचित कहानी। फिर मिलती हूँ अपनी किसी और नई कहानी के साथ, नए एहसासों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और हाँ, अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें।